हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को जो सिर्फ वेस्ट एशिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्राइसिस की। रिसेंट डेवलपमेंट्स के अकॉर्डिंग ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने एक कमर्शियल ऑयल टैंकर पर वार्निंग शॉट्स फायर किए और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अनटिल फर्दर नोटिस बंद करने का अनाउंसमेंट कर दिया। इस डेवलपमेंट के रिस्पांस में यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के स्ट्रेटजिक कोस्टल एरियाज जैसे बंदर अब्बास पर रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। अब सवाल उठता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और अगर ये रूट बंद हो जाए तो इंडिया को इतनी चिंता क्यों होती है। आज इसी पूरे इशू को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, मैरीटाइम चोक पॉइंट। इसका मतलब होता है समुद्र का एक ऐसा नैरो पैसेज जहां से इंटरनेशनल शिपिंग का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता हो। अगर किसी वजह से ये नैरो पैसेज ब्लॉक हो जाए तो ग्लोबल ट्रेड, एनर्जी सप्लाई और सप्लाई चेन्स सब पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट मैरीटाइम चोक पॉइंट माना जाता है। ये पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से कनेक्ट करता है। इसके नॉर्थ में ईरान है और साउथ में ओमान और यूएई। सबसे इंटरेस्टिंग बात, पूरा स्ट्रेट लगभग 39 किलोमीटर वाइड है, लेकिन जिस रूट से बड़े ऑयल टैंकर गुजरते हैं वो सिर्फ कुछ किलोमीटर का नेविगेबल शिपिंग लेन है। यानी अगर यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो तो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसी वजह से इस एरिया को ग्लोबल एनर्जी लाइफलाइन भी कहा जाता है। अब सवाल है, क्या कोई कंट्री इस रूट को अपनी मर्जी से बंद कर सकती है? आंसर है नहीं। इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ट्रांजिट पैसेज रिजीम के अंडर आता है। इसका सिंपल मतलब है, चाहे ये ईरान और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स के बीच हो, लेकिन इंटरनेशनल कमर्शियल शिप्स और वॉर शिप्स दोनों को कंटिन्यूअस और पीसफुल नेविगेशन का राइट है। यानी इस रूट को कम्प्लीटली ब्लॉक करना इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट माना जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जियोपॉलिटिक्स में मिलिट्री कैपेबिलिटी कई बार लीगल प्रिंसिपल्स या ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। वाई डज द वर्ल्ड केयर सो मच? अब देखते हैं कि दुनिया इस रूट को लेकर इतनी कंसर्न्ड क्यों रहती है। सबसे पहला रीज़न है एनर्जी सिक्योरिटी। दुनिया में सी बॉन्ड ट्रेडेड क्रूड ऑयल का लगभग एक चौथाई हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास होता है। हर दिन करीब 20 मिलियन बैरल से भी ज़्यादा क्रूड ऑयल इसी रूट से ट्रांसपोर्ट होता है। सिर्फ क्रूड ऑयल ही नहीं, कतर जो दुनिया का सबसे बड़े एलएनजी एक्सपोर्टर में से एक है, अपना नेचुरल गैस भी इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है। यानी अगर हॉर्मुज बंद होता है तो सिर्फ ऑयल नहीं, गैस सप्लाई भी अफेक्ट होती है। और इसी वजह से ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट समझिए। बहुत लोग सोचते हैं कि अमेरिका की नेवी दुनिया की सबसे पावरफुल है, तो फिर ईरान इस रूट को ब्लॉक कैसे कर सकता है? रीज़न है असिमेट्रिक वॉरफेयर। ईरान ट्रेडिशनल नेवल पावर में अमेरिका का मैच नहीं कर सकता, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेटजी कम्प्लीटली डिफरेंट बनाई है। ईरान के पास फास्ट अटैक बोट्स हैं, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं, सी माइंस है और कामिकाजे ड्रोन्स हैं। ये सारे वेपन्स लो कॉस्ट हैं, लेकिन नैरो वाटरवेज में बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। यानी ईरान को पूरे यूएस नेवी को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं, उसे सिर्फ शिपिंग लेन्स को अनसेफ बनाना है। और अगर इंश्योरेंस कंपनीज को लगे कि एरिया डेंजरस है तो कमर्शियल शिप्स खुद ही उस रूट को अवॉइड करना शुरू कर देती हैं। इसी को असिमेट्रिक डेटरेंस कहा जाता है। अब मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है। सबसे पहला इम्पैक्ट ऑयल की
फिजिकल स्टोरेज पर नहीं। सबसे पहला इम्पैक्ट होता है इंश्योरेंस कॉस्ट पर। जब कोई सी रूट वॉर जोन डिक्लेयर हो जाता है तो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनीज वॉर रिस्क प्रीमियम को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसका मतलब एक टैंकर को वही ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले से कई गुना ज़्यादा इंश्योरेंस देना पड़ेगा। शिपिंग कंपनीज के लिए कॉस्ट बढ़ जाती है। कई कंपनीज अपने शिप्स टेम्परेरली रोक देती हैं और कुछ कंपनीज ऑल्टरनेटिव रूट चूज़ करती हैं, जैसे अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के थ्रू। लेकिन ये रूट बहुत लंबा है। ट्रांजिट टाइम 2 हफ्ते या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। रिजल्ट, ग्लोबल सप्लाई चेन स्लो हो जाती है, फ्रेट कॉस्ट बढ़ जाती है और वर्ल्ड मार्केट में हर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट महंगा होने लगता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया को इससे इतनी टेंशन क्यों है? रीज़न बहुत सिंपल है। इंडिया अपने क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 80% से भी ज़्यादा इंपोर्ट करता है और उस इंपोर्टेड ऑयल का बड़ा हिस्सा वेस्ट एशिया से आता है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होता है तो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट सीधा अफेक्ट होगा। ऑयल महंगा होगा, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज होगा और रुपए पर प्रेशर आएगा। फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा और उसके बाद इन्फ्लेशन इकॉनमी के हर सेक्टर में स्प्रेड होने लगेगी। यानी एक रीजनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के कॉमन सिटीजन के पेट्रोल बिल तक पहुंच सकता है। अब देखते हैं अगर ये क्राइसिस लंबा चलता है तो इंडिया और दुनिया पर इसका एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा। सबसे पहला इम्पैक्ट होगा क्रूड ऑयल प्राइसेस पर। जैसे ही मार्केट को लगेगा कि ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो सकती है, इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस तेज़ी से ऊपर जाना शुरू कर देंगे। अगर क्रूड $100, $110 या $120 पर बैरल तक पहुंच जाता है तो इंडिया का इंपोर्ट बिल तुरंत बढ़ जाएगा। और याद रखिए, इंडिया अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का 80% से भी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। इसलिए क्रूड ऑयल प्राइसेस और इंडियन इकॉनमी के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब ऑयल महंगा होता है तो इंडिया को वही क्वांटिटी इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी सीएडी इंक्रीज होने लगता है और जब इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो प्रेशर सिर्फ गवर्नमेंट पर नहीं, आम आदमी पर भी आता है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एविएशन फ्यूल सब महंगे हो जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ता है और धीरे धीरे हर प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होने लगती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी इन्फ्लेशन डिमांड बढ़ने से नहीं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से आती है और इसी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी इंटरेस्ट रेट को लेकर एक्स्ट्रा कॉशियस रहना पड़ता है। अब तीसरा इम्पैक्ट, इंडियन रुपी। जब ऑयल इंपोर्ट के लिए ज़्यादा डॉलर्स की डिमांड होगी तो नेचुरली डॉलर स्ट्रांग होगा और रुपी पर प्रेशर बढ़ेगा। अगर इसी वक्त फॉरेन इन्वेस्टर भी सेफ एसेट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो इंडिया से कैपिटल आउटफ्लो भी हो सकता है। रिजल्ट, रुपी और वीकन होगा और वीक रुपी का मतलब है इंपोर्ट्स और महंगी। यानी एक साइकिल शुरू हो जाती है जो इकॉनमी को और प्रेशर में डाल देती है। ये क्राइसिस सिर्फ क्रूड ऑयल तक लिमिटेड नहीं है। कतर, जो दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी एक्सपोर्टर में से एक है, अपना गैस भी इसी रूट से भेजता है। अगर एलएनजी सप्लाई अफेक्ट होती है तो इंडिया के पावर प्लांट्स, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर फर्टिलाइज़र महंगा होगा तो एग्रीकल्चर की कॉस्ट भी बढ़ेगी। यानी एनर्जी क्राइसिस फूड इन्फ्लेशन तक पहुंच सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है जो एग्ज़ाम में अक्सर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है इंडियन डायस्पोरा। गल्फ़ कंट्रीज़ में 80 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस काम करते हैं। ये लोग हर साल इंडिया को बहुत बड़ा रेमिटांस भेजते हैं। अगर वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होते हैं तो इनकी सेफ्टी भी कंसर्न बन सकती है और गवर्नमेंट को ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन कावेरी की तरह लार्ज स्केल इवैक्यूएशन ऑपरेशंस भी लॉन्च करने पड़ सकते हैं। अब सवाल है, इंडिया के पास सॉल्यूशन क्यों नहीं है या फिर चैलेंजेस क्या हैं? तो सबसे पहला चैलेंज है स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। इंडिया ने इमरजेंसी के लिए स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी एसपीआर क्रिएट किया है।
ये अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं जहां इमरजेंसी के लिए क्रूड ऑयल स्टोर किया जाता है। लेकिन करंट कैपेसिटी इंडिया की इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट का सिर्फ कुछ दिन का ही सपोर्ट कर सकती हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट 1 महीने या 2 महीने तक चलता है तो सिर्फ एसपीआर के भरोसे रहना पॉसिबल नहीं है। दूसरा चैलेंज है ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस। कई लोग कहते हैं सऊदी अरेबिया और यूएई के पास ऑल्टरनेटिव पाइपलाइंस हैं। ये बात सही है, लेकिन इन पाइपलाइंस की कैपेसिटी हॉर्मुज से गुजरते टोटल ऑयल वॉल्यूम के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। यानी ये कुछ रिलीफ दे सकती हैं, लेकिन कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं बन सकती। तीसरा चैलेंज है डिप्लोमेटिक बैलेंस। सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। एक तरफ इंडिया के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं अमेरिका, इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ। दूसरी तरफ ईरान भी इंडिया के लिए स्ट्रेटजिकली इम्पोर्टेंट है। चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दोनों में ईरान के की रोल हैं। ऐसे में इंडिया किसी एक साइड ओपनली सपोर्ट नहीं कर सकता। इसी सिचुएशन को इंडिया की स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी कहा जाता है, यानी अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मेंटेन करना। अब आते हैं वे फॉरवर्ड्स यानी सॉल्यूशंस पर। सबसे पहला सॉल्यूशन है इंडिया को अपने स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व को और एक्सपेंड करना होगा। इमरजेंसी स्टोरेज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही इकॉनमी रेजिलियंट होगी। दूसरा सजेशन है इंडियन नेवी को ऑपरेशन संकल्प जैसे मिशन के थ्रू इंडियन कमर्शियल शिप्स की सिक्योरिटी और स्ट्रेंथन करनी होगी। एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ इकोनॉमिक्स का इशू नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। तीसरा है इंडिया को मिडिल ईस्ट के अलावा रसिया, ब्राज़ील, गुयाना, वेस्ट अफ्रीका और अमेरिका जैसे रीजन से भी लॉन्ग टर्म ऑयल एग्रीमेंट्स बढ़ाने होंगे। जितनी डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग होगी उतनी ही जियोपॉलिटिकल रिस्क कम होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है इंडिया को ऑयल डिपेंडेंसी ग्रेजुअली रिड्यूस करनी होगी। इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर एनर्जी, विंड पावर और बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, इन सब पर इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेट करना होगा। क्योंकि रियल एनर्जी सिक्योरिटी तभी मिलेगी जब इकॉनमी इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर कम डिपेंड करेगी। कंक्लूजन की बात करें तो आज की डिस्कशन का एसेंस बहुत सिंपल है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक जियोग्राफिकल पैसेज नहीं है, ये ग्लोबल इकॉनमी की लाइफलाइन है। और इंडिया जैसे एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। ये क्राइसिस हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देता है। एनर्जी सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी दोनों एक दूसरे से कम्प्लीटली लिंक्ड हैं। जितनी डाइवर्सिफाइड एनर्जी सप्लाई होगी, जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक रिजर्व होगा और जितनी बैलेंस्ड डिप्लोमेसी होगी, उतनी ही रेजिलियंट इंडियन इकॉनमी होगी। इसीलिए इंडिया का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इस क्राइसिस को मैनेज करना नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्यूचर के लिए एक ऐसी इकॉनमी बिल्ड करनी चाहिए जो किसी भी जियोपॉलिटिकल शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। और इसी को एग्ज़ाम में हम लिख सकते हैं, बिल्डिंग इकोनॉमिक रेजिलियंस through energy security, strategic autonomy, and supply chain diversification. Thank you.